बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि कल भी वही फैसला होगा जो साबिक पीटीआई चेयरमैन का होता था। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हम पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो बिलावल साहब जरूर जोर लगा लें। पीपल्स पार्टी नून लीग एंटी वोट लेना हासिल करना चाहती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि ये खुद लाहौर से भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे? बड़ी शदीद तनकीद की है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे, और मेरी उसके बाद जो है वो बात हुई दोनों जमातों के कुछ रहनुमाओं से। उससे पहले तो मुबारक हो, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए। अब इससे कतई नज़र कि वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आगे बल्ले का निशान, या वो जो अकबर बाबर साहब गए हैं वो क्या मामला जाता है, लेकिन बहरहाल ये एक मामला जो है ये बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से उनको मुबारकबाद हो। दूसरी जो बात है वो मेरी दोनों लोगों से आज बात, मैंने कहा ये तो बड़ी सख्त है। मैंने कहा ज़रा चेक करूँ कि ये कोई मतलब ऐसे ही सतही सी एक दूसरे पे तनकीद की है हो रही है, या क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बात की गई वो भी मैं बताता हूँ उनके रहनुमाओं के ज़हन में जो बात है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात जो है ये इंतहाई संजीदगी से की जा रही है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है वो संजीदा बात है। सही। और ये संजीदा बात जो है वो इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हकीकतन बकौल उनके रहनुमाओं के और ये मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, सीनियर रहनुमा जो इस्लामाबाद में मौजूद है, वो ये कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नवाज के ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज की जो है वो पंजाब के अंदर लाहौर में सीट्स नहीं बन रही और इसीलिए वो मरी से उनकी क़यादत खड़ी होगी। अच्छा, ये बात जो है ये मुझे तो इतना नहीं पता कि लाहौर की सीटें जो हैं वो उन पे कौन कहाँ से खड़ा होगा, या अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ, ऐसी कोई बात तो नहीं सामने आई। फिर मैंने उसके बाद एक दो लोगों से मैंने बात, उन्होंने कहा नहीं ये ढूंढ रहे हैं सीटें, और ये इनको सीटें कि कौन सी सीटें पक्की सीटें हो जहाँ से ही खड़े हों, तो ये इन्होंने क़यादत की बात। सही। फिर मैंने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से रब्ता किया, मैंने कहा जी ये क्या बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही। तो उन्होंने फिर तमस्खुर जवाब दिया। उन्होंने कहा मसला ये कि इनके मामला क्योंकि तय नहीं हुए, हमारे तय हो चुके हैं, तो हमें तो मैंने कहा जी तय तो हो चुके हैं, यही तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे। उन्होंने कहा इल्ज़ाम, अच्छा मैंने फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तक जो गुफ्तगू थी उसको दूसरा हिस्सा बताया कि जी अगर आपके हक में हवा चल रही है तो फिर लोगों को तो आपके पास आना चाहिए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी बात की है ना कि अगर हवा आपके हक में चल रही है तो फिर भी आपके पास लोग क्यों नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ये अच्छा मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है ना ख़ास एक वो देखें उनकी जीत सामने उनको नज़र आ रही है ना, तो इस पर अब वो कहते हैं यार मसला ये है डॉक्टर साहब, सीधी सीधी बात है, ये बस हमने जीतना है तो हमने जीतना है, ठीक है ना, उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हमें इतनी सीटें मिलेंगी। तो मैंने कहा बाहर निकलेंगी तो मिलेंगी, यही तो बिलावल कह रहे हैं कि आपको मिलेंगी सीटें, तो कुछ तो मतलब तो कह रहे हैं नहीं बस मिलेंगी सीटें और थोड़ा मतलब है कि बस हमारे मामला तय हैं। तो ये करके मुस्लिम लीग उनके लोग जाहिर है कि वो उनकी कंटिन्यूटी है। वो तो ये भी कहते हैं ना कि हमारी जो केयर टेकर है, आप देखें केयर टेकर कैबिनेट के बारे में कोई मीडिया में बात नहीं कर सकता। सीपी बाबा तो वो केयर टेकर कैबिनेट है, वो बिल्कुल पीडीएम में फिर भी हो सकती थी, यहाँ तो बिल्कुल ही कोई बिल्कुल आप समझे कि उन्होंने ऐसे रखा हुआ है ये केयर टेकर कैबिनेट ने भी अपने आप को कि इनके बारे में कोई थोड़ी सी बात जरा सी भी ऊंची नहीं, मीडिया में इजाज़त ही नहीं है, बिल्कुल होता है ना बस यही ये है और फिर आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो इतनी देर में वो लोग भूल जाएंगे पीडीएम में क्या हुआ था, मतलब क्योंकि ये अच्छे चलते चलते आगे इलेक्शन में चले जाएंगे, या फिर ये कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी चाह रहे हैं कि मरकज़ में आ जाएं या इधर उधर सूबों से, तो वो भी एक चल रहा है मामला। दोस्त साहब आवें तो मैं कोई बात नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इस वक्त हो रही है दोनों पार्टियों के दरमियान। तो देखते हैं कि अभी आगे किस तरह से होता है, क्योंकि जलसे और ये चीज़ें तो फिर ज़रूरी होंगी ना करना, क्योंकि उसके बगैर तो फिर बड़ा अजीब सा मामला लगेगा कि क्योंकि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला तय हो गए थे 2007 में, लेकिन उसके बावजूद जो बेनज़ीर भुट्टो साहब वो वापस आई थी तो उन्होंने बहुत
बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करना शुरू किया था। अगर आप कराची में उनका इस्तकबाल देखें जिसमें साना पेश आया था कारसाज वाला, ये उसके बाद भी, तो वो जो है ना वो आपको अगर मामलात कहीं तय हो भी गए हैं तो भी आपको पब्लिक में निकल के, मैंने उनको मशवरा दिया, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं ना भी, ताकि थोड़ा सा तो भरम रह जाए इलेक्शंस का, तो वो अवाम उनके साथ, यानी जब उनकी शहादत हुई है तो भी बेनज़ीर भुट्टो साहब जलसे में थी और वो जलसे में लोग थे, और उसके बाद जब वो निकली तो कारकुन साथ भाग रहे, मतलब वो इससे कतई नज़र के वो इलेक्शंस में जीतती ना जीतती क्या नतीजा आता आगे इलेक्शंस का, लेकिन वो वापस आके अवाम में चली गई थी। अच्छा, इसी बात पे उनको सिक्योरिटी की जो है वो बात उस ज़माने में हुई थी कि जी आप लोगों में ना जाएं, जलसों से दूर रहें, आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स तो उन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन यहाँ तो मसला ये कि यहाँ तो थोड़ा सा तो अब वो जाहिर है कि सिक्योरिटी वगैरह के इंतजाम बेहतर होते हैं। तो देखिए कि इंतखाबी, लेकिन इंतखाबी मुहिम से पहले ही तासुर नहीं है, और ये इसलिए है कि कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं ना, चूँकि खुद कह रहे हैं उनके रहनुमा, तो हम तो भेजगी मुबारकबाद भी दे चुके हैं, हम तो मतलब मिठाई विठाई भी खा चुके हैं एक दो लोगों से, वो तो वजीर बन के बैठे, पहले हमने कहा भाई पहले मुबारकबाद देते हैं, बाद में पता नहीं पहचानते हो कि नहीं पहचानते। तो मुस्लिम लीग की 12 हुकूमत आ रही है, पास करो, क्या कहते हैं, पास करो या बर्दाश्त करो वाली बात है। ये पीपल्स पार्टी जो है ना, उनको चाहिए कि वो अब इसको बर्दाश्त करें, और ये है कि लेकिन अब सवाल है कि ये कैसे होगा, कैसे अब ये चमत्कार देखना है, ये कैसे होगा बगैर किसी काबिज के। लेकिन वो उन्होंने कहा ना कि बाहर से आके जब अदालतों से हो सकता है, तो ये वो ज़ाहिर है बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि ठीक है अब उनके मामला अगर तय हो गए हैं तो हो गए हैं, सही। पीपल्स पार्टी के नहीं हुए तो नहीं हुए, उनके तय हो गए और बड़े सॉलिड तय हुए, बड़े पक्के। अब ये देखना है सिर्फ सादा अक्सरियत या तो 2/3 अक्सरियत, और इसके ऊपर तो वो कह भी रहे हैं ना कि नोटिफिकेशन सीधा कर दें, इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन ये कि मतलब मेरा ख्याल है कि कंटिन्यूटी होगी ना, ये पहले पीडीएम फिर निगरान हुकूमत फिर आगे, तो एक कंटिन्यूटी वाली बात भी वो कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। तो अच्छा जी, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में, ये उनके नुक्ता नज़र है, वो मैंने भी बयान कर दिया। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि लेकिन आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, फिर मैं वो बात कह रहा हूँ कि वो आसपास कुछ खत्ते में ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है जो बहुत सारे मामलात को उलट पुलट कर रहा है। और उसमें एक बात तो ये हुई है कि जो ये कल सुबह से जो गज़ा पे, ये गज़ा को बिल्कुल इस वक्त मेरा ख्याल है कि सामने रखना चाहिए, क्योंकि गज़ा में जो वहशियाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे बहुत कुछ आगे बढ़ के निकलेगा वहाँ से, खित्ते में भी और आलमी सतह पे भी, मेरा अपना अंदाज़ा है। वहाँ पर जो है वो कोई 200 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और वहाँ से जो सबसे आज एक अजब बात हुई है वो ये हुई है कि कतर, देखें कतर जो है वो एक हमारा बरादर मुल्क है, एक वैसे भी उसकी एक स्ट्रेटेजिक हैसियत इंपॉर्टेंस रही है। ये जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे अल्टीमेटली, तो तालिबान ने आके फिर वहाँ पे अफगानिस्तान में, ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात के थ्रू तो नहीं हुआ था वहाँ जो भी एंड गेम था, लेकिन ये कतर ने जो है इस तमाम अरसे में अपने जो है वो ताल्लुकात रखे अमेरिका और तालिबान और पाकिस्तान और चाइना और रशिया, कई मरहलों में उन्होंने इंडिया को भी दावत दी। तो कतर जो है वो अफ़गानिस्तान का जो मामला था जब यहाँ पे गंभीर, तो कतर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। अब कतर ने अपने ताल्लुकात, क्योंकि कहीं तो आपको बैठ के बात करनी है ना, अगर मुज़ाकरात की तरफ जाना है, तो कतर में हमास के रहनुमा भी, और साथ ही सेंटकॉम और अमेरिकन सेंटकॉम, और साथ ही कतर की अपनी एक हैसियत, क्योंकि उनका सऊदी अरेबिया के साथ भी तनाज़ ख़त्म, अब तो वो अरब लीग के अंदर बड़े फ़ाल हैं, और जीसीसी में बड़े फ़ाल हैं, और ओआईसी में बड़े फ़ाल हैं। तो कतर में ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, जहाँ विलियम बर्न्स भी आ रहे थे, और जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ भी आ रहे थे, और मोसाद के सरबराह भी आ रहे थे।
तो सारे लोग और दीगर ममालिक के जो रहनुमा थे वो भी कतर आ रहे थे और कतर में मुलाकातें हो रही थी। पाकिस्तान से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब गए, सिराजुल हक साहब गए, बाकी लोग गए, कतर में जाके मुलाकात हुई, तो दुनिया भर से हो रहा था। लेकिन आज कुछ देर पहले ये हुआ है कि कतर में झगड़ा हुआ है, यानी झगड़े से मुराद ये कि तल्ख कलामी ग़ालिबन हुई है। और तल्ख कलामी जो है वो हुई है मुख्तलिफ इंटेलिजेंस नुमाइंदों के दरमियान भी ग़ालिबन और मुख्तलिफ सफारतकारों के दरमियान भी। और उसकी वजह यह है कि कतर जो है वो देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो कल जब ये जंगबंदी ख़त्म होने से कुछ देर पहले वो तल अवीव से वो कुछ देर बाद तल अवीव से फ्लाई करके वो दुबई आ गए थे। दुबई में ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट वो COP 28 चल रही है। और साथ ही फिर ये था कि कतर में मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने की सुबह इतला आई थी कि जी वहाँ पे मोसाद की टीम पहुँच गई है और मोसाद के चीफ भी पहुँचे हुए हैं और मोसाद के लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि कल नेतन्याहू जो हैं उन्होंने दो बातें की थी। उन्होंने एक बात तो ये की थी कि मैं इसको अब इनको ख़त्म करूँगा, यानी हमास को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करूँगा, और जंगबंदी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में मैं हमास के लीडर्स को निशाना बनाऊँगा। हम मोसाद को ऑर्डर दे दिए कि वो कत्ल करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उन्होंने कहा था कि हमने ये कहा है कि जी साउथ में, क्योंकि साउथ में रफ़ा क्रॉसिंग है, रफ़ा क्रॉसिंग हर एक को पता है, अब ज़ाहिर है रफ़ा वो इलाका है जहाँ से मिस्र से इमदाद जाती है, तो वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। इसराइल ने हमें कहा है कि वहाँ अटैक नहीं करेंगे। इसराइल ने सबसे ज़्यादा अटैक्स ही वहाँ पे किए हैं, और वो खान यूनस के इलाके में, खान यूनस पे भी और रफ़ा में भी, और वो इमदादी सामान जहाँ से जा रहा था वहाँ पर भी ट्रकों को आग लगी हुई है और वो इमदादी सामान भी बंद कर दिया, नहीं अब वो मुकम्मल तौर पे गज़ा को एक तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता वहाँ इस वक्त क्या आबादी है, वहाँ पे 20 लाख लोग हैं या 18 लाख लोग बचे हैं, क्या सूरत हाल है, लेकिन ये कि वहाँ पे वो एक बिल्कुल अब समझें कि इस वक्त आग भड़क रही है। लेकिन कतर में जो हुआ है वो था ना मुज़ाकरात के दरमियान जो और लाइन कट गई, कौसर न्याज़ी साहब की किताब भी थी, तो ये कतर में ऐसा लगता है कि जैसे जो मैंने भी पता किया इसके आने के बाद, कतर में ज़ाहिर है दुनिया भर का मीडिया है और कतर को हम उस ज़माने से फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो कम से कम जबकि उसामा बिन लादेन की टेपें अल जज़ीरा को वो जो बड़ी VHS टेपें मिलती थी तो बड़ा एक लोगों में था, वो भी कभी कहानी बयान करूँगा कि क्या था वो, कैसे टेपें जाती थी, वो भी एक बड़ा किस्सा है। बहरहाल तो वो कतर में ये हुआ कि ये सारे मौजूद थे और अचानक वहाँ पे पहले तो ये बात आई कि जी कतर में मुज़ाकरात शुरू हो गए और दोबारा इसके ऊपर कि इसको जंगबंदी के तरफ मामला जाना चाहिए, और उसमें अमेरिकन भी मौजूद हैं, उसमें बाकी लोग भी मौजूद हैं। और उसमें फिर ये भी हुआ कि जी एक ये पेशकश भी की है जो इसराइल की तरफ से कि एक बफर जोन बना दिया जाए। बफर जोन यानी वो गज़ा में तो गज़ा में तो है ही, ज़मीन ही नहीं है, तो वो गज़ा की तरफ एक बफर जोन बना के और वहाँ पर कोई जो है वो डीमिलिटराइज कर दिया जाए, ऐसे ही वो तो मतलब वो संजीदा बात नहीं थी। लेकिन कतर की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से और गालिबन अमेरिका की तरफ से बात की गई कि आप ये जो बात की है आपने कि दुनिया भर में निशाना बनाएंगे, दुनिया भर में जो हम कत्ल करेंगे हमास के रहनुमाओं को, तो हमास के रहनुमा तो यहाँ कतर में बैठे हैं, तो कतर की तरफ से भी बात हुई। अभी तक तो ये था ना कि वो COP 28 ख़राब ना हो जो कि दुबई में हो रही है, तो सारे लोग वहाँ आए थे, वहाँ इसराइल के वज़ीर सदर आए हुए थे, उन्होंने खिताब नहीं किया, वो खिताब के बगैर चले गए। ठीक है, उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें वगैरह हुई हैं, लेकिन इसराइल के सदर उन्होंने तस्वीरों से उतरवा के वो खिताब की बगैर चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो जनूबी अफ्रीका के रामाफोसा जो वहाँ के सदर हैं और तैयब एर्दोगन तुर्की के, उन्होंने तो ये कहा बहुत खुल के, एक तो तकरीब के शुरू में ही खामोशी इख्तियार की गई सोग में गज़ा के शोहदा के, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मतलब है कि ये तो जंगी जराइम के अंदर हम लेके जाएंगे इसराइल को, बतौर जंगी जराइम में, और इनको बैन अवी अदालत में लेके जाएंगे। तो इसराइल के सदर वहाँ आए, उन तकरीर के बगैर चले गए। अच्छा, फिर ये हुआ तो ये ख़त्म, बहरहाल वो अब चल रहा है सिलसिला सारा। लेकिन कतर में जो है वो तलखी के बाद जो है वो नेतन्याहू अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं कि नेतन्याहू ने कह के भेजा था कि इससे नीचे आप नहीं जाएंगे, मतलब आप ये बात इस बात पे कायम रहेंगे, मोसाद के चीफ से कहा था।
जो डेविड बार्नी है, उनसे कहा था कि आप इस बात पे कायम रहेंगे कि हमने दुनिया भर में कत्ल करना है, और ये बात पे भी कायम रहेंगे कि हम कोई किसी किस्म का जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहे। और ये है कि 3 बंदे हमें फौरी तौर पे 3 बंदों का सर चाहिए, और 3 बंदे जो हैं उसमें वही जो मरवान ईसा हैं, जो नंबर 2 हैं कसाम ब्रिगेड के, और कसाम ब्रिगेड के जो नंबर 1 है मोहम्मद दैफ, और याहिया सिनवर जो हैं, जो कि हमास के गज़ा के अंदर सरबराह हैं। तो इनका सर तो फौरी तौर पे हम अंदर जाके लेंगे। जो ये है ना गैलेंट हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने अपने कमरे में एक ऐसे करके एक चार्ट सा लगाया हुआ है ना, वहाँ जो भी मेहमान जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको वो चार्ट दिखाते हैं। अच्छा, उस चार्ट में सबसे ऊपर इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल, और फिर बाद में लीडर्स के रहनुमा। अच्छा, ऊपर इनके नाम है, लेकिन अब इनके नामों से ऊपर ये मतलब ये बराबर नाम आ गए हैं ना तीनों के, मोहम्मद दैफ और याहिया सिनवर और जो मरवान ईसा। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि ये इनको तो फौरी तौर पे कत्ल करना है, और उसके बाद फिर बाकी फिर एक ऐसे पिरामिड जैसे होता है ना, जी जी, तो इस तरह से पिरामिड की शक्ल में बाकी फिर जूनियर कमांडर्स नीचे तक जो फील्ड में हैं दुनिया भर में, उसके एक बड़ा सा चार्ट बना के उन्होंने कमरे में लगाया हुआ है, और वो दिखाते भी हैं सबको कि हम इनको कत्ल करेंगे, ये जहाँ पर भी हों। अच्छा, अब ये है कि वहाँ पर जब ये मामला ख़राब हुआ है आपस में, आज जो इतला है, तो उसके बाद ये हुआ कि ये बड़ा रेयर है, बहुत कम है कि इस तरह से इसराइल अनाउंस करे, लेकिन इसराइल ने इसको अनाउंस किया। ठीक है, इसराइल ने अनाउंस किया कि हमने मोसाद की टीम को, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप वापस आ जाएं, और अब लाइन कट गई, अब बात नहीं होगी। और इसको ये मैं यहाँ पे कोट करता हूँ क्योंकि खबर ऐसी है कि सरकारी तौर पे बात की गई है उनकी तरफ से। 8th स्लाइड अगर हम टाइम्स ऑफ इसराइल को दिखाते हैं, ये बड़ी ये जो टूटना है ना मुज़ाकरात का, ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट जो है ना, मोसाद सेज की नेगोशिएटिंग टीम ऑर्डर्ड होम फ्रॉम कतर एज ट्रस्ट टॉक्स हिट अ डेड एंड। ठीक है, डेड एंड हो गया है ये, और इस पे जो है ये मामला अगर ये डेड एंड पे चला गया तो फिर ये मामला अच्छा नहीं है किसी भी सूरत। और ये बाकी जो उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। ये जेरूशलम पोस्ट, ये 26वीं स्लाइड, नेतन्याहू ऑर्डर्स मोसाद टू रिटर्न फ्रॉम कतर आफ्टर गजा ट्रस्ट डेड एंड। ठीक है, ये मतलब है कि ऑल लाइन कट गई। अच्छा, अब और फिर आने से पहले उन्होंने वहाँ पे शुक्रिया अदा किया, अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया, CIA के जो वहाँ पे चीफ या बाकी लोग बैठे थे उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अरब ममालिक के जो मिस्र के जो इंटेलिजेंस चीफ थे उनका सबका शुक्रिया अदा किया कि आपने इतने दिन तक इसमें एक रोल प्ले किया, लेकिन अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये कह के मोसाद की टीम वापस चली गई। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये अब वहाँ पे खुरेजी हो रही है और 200 लोग शहीद हो गए, और रात को आज मज़ीद ज़ाहिर है कि अब क्या होगा, ज़ाहिर है कि अब ये देखना है। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए ये जो 3 लोग हैं ना, तो 3 को तो सवाल ये है कि अगर ये 3 लोगों को मार देते हैं, फ़र्ज़ करें, यानी ये याहिया सिनवर जो हैं, याहिया सिनवर जो हैं, इनका मैं आपको बताऊँ ये हमास के गज़ा में इंचार्ज हैं। सही। और ये हमास के गज़ा में इंचार्ज हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी गज़ा में गुजरी है, ये कभी गज़ा से बाहर नहीं गए, ये तमाम ज़िंदगी इनकी गज़ा में ही गुजरी है। तो ये जो हैं ये कोई 61 साल के हैं, 61-62 साल के हैं, लेकिन गज़ा में ही पैदा हुए, गज़ा में ही पले बड़े, कभी गज़ा से निकले ही नहीं तमाम ज़िंदगी। सिर्फ एक दफ़ा ये बयान होता है कि ये कैद में थे, इसराइल ने इनको पकड़ लिया था, इसराइल की फ़ौज ने, तो इनका कोई न्यूरो सर्जरी होनी थी तो वो भी वहीं पर की गई। ये कभी गज़ा से नहीं निकले। ये गज़ा में हमास के सरबराह हैं गज़ा विंग के, और इससे पहले कौन थे? इस्माइल हानिया। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अब हमास के अंदर जो है ना, हमास में 2 किस्म की बातें होती हैं। जो हमास के गज़ा में लोग हैं ना,
या अगर आप बात करें वहाँ पे हमास के लोगों से, तो उनमें दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि उनकी बड़ी कदर होती है जो कि गज़ा में है, और उनकी भी कदर होती है जो गज़ा से बाहर हैं, लेकिन बहरहाल एक फीलिंग होती है हमास के लोगों से आप मिलें ना गज़ा में जाके, या गज़ा के आम शहरियों से भी मिलें और उनको बताएं जाके कि वो बाहर देखो तुम्हारे लिए बात हो रही है, तो आपको ये एहसास होगा कि उनके चेहरे पे एक तकलीफ सी आ जाती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अच्छा वो बाहर, अच्छा वो कतर में है, अच्छा उन्होंने जो ज़िंदगी में कतर नहीं देखा, कभी कोई जहाज़ नहीं देखा, कभी वो निकले नहीं उस कैद खाने से, तो उनके दिल में ये होता है कि अच्छा ये उनको बताया ना कि ये अमेरिका, टर्की, ये मुल्क सारे हैं, क्योंकि वो जाहिर है उस पर व्हाट्सएप पे या जो भी उनके पास इंटरनेट कनेक्शन अब तो ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन उस खबर अब तो खबरें भी नहीं सुन पा रहे वो, ये मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया में, इन्हें कुछ नहीं पता। तो वो ये एक उनके अंदर फीलिंग होती है कि यार हम तो सारी ज़िंदगी, हमें तो काश ऐसा हो कि हम कभी आज़ाद हों तो हम भी इस कैद खाने से बाहर निकलें। तो वहाँ पर गज़ा में रहने वाले और गज़ा में ना रहने वालों के दरमियान एक थोड़ी सी वो है कि जी, तो ये गज़न्स कहलाते हैं। सही। ये वो लोग हैं जो गज़ा के ही हैं, यानी जिनमें आप समझें कि जो मोहम्मद दैफ हैं, ये गज़ा में ही पैदा हुए और गज़ा में ही पले बड़े, और गज़ा में ही ये कसाम ब्रिगेड जो हमास का अस्करी विंग है उसके सरबराह हैं। यानी एक हमास के सरबराह हैं और एक हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन जो अल कसाम ब्रिगेड है उसके सरबराह हैं। और उनके साथ जो मरवान ईसा हैं, तीसरा नाम जो है, जो जिनको कत्ल, जो मोस्ट वांटेड के 3 लोग हैं ना, तो वो उनके डिप्टी हैं, अल कसाम ब्रिगेड के डिप्टी हैं, ये तूफान अल अक्सा के जो हेड हैं। अच्छा, यानी नायब सरबराह हैं। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इनको अगर फ़र्ज़ करें वो कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। अच्छा, अब 160 के लगभग अभी यरगमाली भी मौजूद हैं अंदर, और यहाँ पर वो लोग जितने छोड़े हैं उनको शायद इसराइल दोबारा गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि वो मुआहदा ख़त्म हो गया सारा। तो इनको कत्ल करने के बाद क्या हमास ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, जो CIA की असेसमेंट है या बाकी दुनिया की असेसमेंट वो ये है कि ये तशद्दुद बढ़ेगा अगर ये, मतलब हमास ये मार भी देते हैं, इन लोगों को कत्ल कर देते हैं, इनके नाम से फिर तंजीम बनती है, वो जो अगली तंजीम होगी वो इनके नाम से होगी और वो कहीं कार्रवाई करेगी और वो कहेगी कि हमने ये तो इनका बदला लिया है। वो दुनिया में कहीं भी करेगी कार्रवाई, ये अगर दुनिया में कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, तो ये मामला, ये ट्रांसनेशनल ख़राब हो जाएगा मामला, जो कि बहुत ही अजीब सूरत हाल है। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि ये बात आज दोनों ये बात की और इसके ऊपर फिर जो है वो एक खामोशी सी छा गई। इसको कतर ने तो नहीं अनाउंस किया अभी, लेकिन इसराइल की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गई कि जी हम अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। अच्छा, ये अब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो मोहम्मद दैफ है ना, जो कसाम ब्रिगेड के हैं, मोहम्मद दैफ, ये एक आंख इनकी ज़ाया हो चुकी है। कसाम ब्रिगेड वाले जो है ना, इनकी जो तस्वीर है उसमें तो इनकी तस्वीर दूसरी है, लेकिन इनकी एक आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है हमले में। और ये जो है इनकी एक गालिबन टांग जो है वो भी काफ़ी हद तक, यानी उस पर मफलूज कहें या ज़ख़म है उस पर, जो भी कहें। इनकी अहलिया, इनका छोटा बेटा, इनकी बेटी, ये सारे जो हैं ये 2014 में इनके हाथों में ये खुद ज़ख्मी हो गए थे, शदीद ज़ख्मी, जिसमें ये ज़ख्म लगे थे, और इनके पूरी फैमिली जो है वो की जाने चली गई थी। तो ये वहाँ पर ये अब कसाम ब्रिगेड को हेड कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर ख़त्म कर भी देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा? उनकी असेसमेंट ये है सारी दुनिया की कि ये तशद्दुद बढ़ेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तशद्दुद भी बढ़ेगा, कशीदगी भी बढ़ेगा, लेकिन ये कि नेतन्याहू वहाँ से अपने उन्होंने मोसाद की टीम को बुला के ये इसको डेड एंड पे, ये जो हम कहते हैं कतर में मुज़ाकरात जारी हैं, कतर में मुज़ाकरात जारी हैं, दोबारा जंगबंदी की, वो ख़त्म हो गया आज, अभी 1-1.5 घंटा पहले। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ, और कतर की तरफ से जो है ना ये बात की गई थी कि हमारी सरजमीन के ऊपर कत्ल हुआ, अगर ये हमारी सरजमीन पे किसी मेहमान, इतनी सी बात हुई तो वहाँ से नेतन्याहू का ये ऑर्डर था कि नहीं, वापस बुला लें। अच्छा, उसके साथ तो ये एक ऐसा वाक़या जो मेरा ख्याल है कि जिस पे अमेरिकन भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि सीज़ फायर हो या इसको जो भी नाम देना चाहें, इसको ह्यूमैनिटेरियन जो भी इसको नाम दें, लेकिन बीबी नेतन्याहू जो हैं वो वहाँ से उन्होंने, क्योंकि ये उनकी अपने भी अब एक सर्वाइवल का इशू है ना इसराइल का, कि वो कैसे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात शुरू होगी पूरी दुनिया में। लोग कह रहे हैं कि जी ये इस तरह से 2 स्टेट होगा, चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है 2 स्टेट। OIC का इजलास हो गया, अरब लीग का इजलास हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो गए,
मतलब ग्लोबल साउथ खड़ा हो गया, सफ़ीर वापस बुलाने शुरू कर दिए लोगों ने। तो लोग ये थोड़ा सा उन वहाँ ये फीलिंग हो गई है कि अब ये जो होता है ना कि अब बस जो करना है कर लो, ठीक है। और मतलब उसके बाद ये है कि हम इस पे जाएंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी हमारा मुल्क इस वक्त अजीब सी सूरत हाल में चला गया। अच्छा, अब इसमें इसी दौरान जो है वो दो और ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मेरा ख्याल से इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि इसराइल के सदर तकरीर के बगैर चले गए, और साथ ही ये कतर के मुज़ाकरात डेड एंड पे चले गए। तीसरी जो बात है वो इसमें 200 से ज़्यादा शहादतें हो गई, और आज रात को या कल ही मज़ीद शहादतें होती हैं। तो अब ममालिक क्या करेंगे, वो इनमें दो सोचें थीं मुख्तलिफ मुल्कों में। एक तो ये थी कि ये जो दबाव आएगा उसके नतीजे में इसराइल जो है वो ज़ाहिर है कोई ना कोई रास्ता तलाश करेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो जो है वो अब इसको मरने मारने में, लेकिन चूँकि दुनिया भर में जंग फैलाने की बात कर रहे हैं तो इसलिए अब इसको। तो दो बातें आज हुई हैं जो मेरा ख्याल है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन 15वीं स्लाइड अगर मैं दिखाऊं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, ये जो टेलीफोन टॉक हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन की इराकी प्राइम मिनिस्टर सुडानी से, ठीक है, शिया सुडानी से बात हुई है। और ये वाइट हाउस, ये स्टेट डिपार्टमेंट का लामिया बता रहा है कि सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने फ़ोन पे बात की और कमिटमेंट्स की कि सारे जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे, अब हम बात कर चुके हैं एनुल असद और हरीर की जो दो जगह हैं, बेसिस हैं वहाँ पे 2500 लोग हैं इराक में, और दो रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन US पर्सनल ऑन इन इराक। अच्छा, अब एक सेकंड ये जहन में रखें, इसको यहाँ रहने दें और ये जहन में रखें कि ये वो सुडानी है, ये वो इराक के वजीर आजम हैं जिनसे मिलने के लिए अचानक ब्लिंकन पहुंचे थे और इराक का दौरा किया था। अचानक ब्लिंकन पहुंचे थे, फिर इनसे मिले थे और फौरन उसके बाद ये ईरान चले गए थे। ये ज़हन में रखें कि अगले ही दिन ये ईरान पहुंच गए थे, ठीक है। अब जनाब ये तो इनकी हो गई टेलीफोन टॉक्स, लेकिन उसके साथ ही इसको जो अरब सऊदी मीडिया, अरब से ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक हैं, तो अरब मीडिया अल अरबिया वो इसको इससे हट के खबर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि जो 16वीं स्लाइड है कि बगदाद ने अमेरिका को वॉर्न किया है, ठीक है, बगदाद वॉर्न्स US ओवर अटैक्स ऑन US टेरिटरी। अच्छा, ये जो है यानी इसका मतलब ये, क्योंकि इससे पहले ये खबरें आ रही थी ना कि इराक में जो है वो मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, और जो इराक में हिजबुल्लाह है वो अटैक कर रही है, और सीरिया में भी। तो अब इराक के सदर ने सेक्रेटरी ब्लिंकन से बकौल अल अरबिया ये कहा है कि जी आप हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं करेंगे। उसके साथ ही जो है वो हिजबुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह लेबनान के अंदर जो है वो इस वक्त एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई हैं, ठीक है। और उसके साथ ही लोग इस बात के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि मोसाद कहाँ पे क्या कार्रवाई कर सकती है। और उसके जवाब में इधर हुती जो यमन का सफारत खाना है वहाँ उनके ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज गए। आप ज़रा बात करें, ब्रेक लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर जो इल्ज़ाम लगा रही है कि शायद वो लाहौर से सीटें नहीं जीत सकेंगे, क्या इसमें हकीकत है कोई? देखिए, ये वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास हमें ये पता है, ठीक है, संजीदगी से कह रहे हैं, लेकिन ये मामला तो जब मैदान सजेगा, ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब जब इंतखाबी मुहिम अभी शुरू होगी और जलसे होंगे शुरू, तो मरीम नवाज साहबा निकलेंगी, तो शहबाज शरीफ साहब का जलसा होगा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, तो जरदारी साहब होंगे, तो तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस मिलती है और उनके कैसे मामलात ये इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके बाद फिर पता चलेगा ना। अभी तो मैदान लेकिन ये है कि वो ये है बहरहाल की एक हवा चली हुई है, वो बिलावल जो बात कर रहे हैं उसमें दम है, लेकिन अब जब कंपेन चलेगी तो पता चलेगा ना। अब तो 65-66 दिन रह गए टोटल, तो बस अब मेरे ख्याल से चंद दिनों में हो जाएगा, सारा सिलसिला सामने आ जाएगा।
लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा था ना कि एक तो ये बड़ी अजीब सी बात हुई है कि अब कतर के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। ये आज की मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी खबर है। दूसरी ये कि इराक़ के जो हैं वो वज़ीर आज़म का बकौल अरब मीडिया के वॉर्न करना सेक्रेटरी ब्लिंकन को, ये भी बात काफ़ी पेचीदा सी है। फिर उसके बाद जो है वो ईरान और लेबनान पे चूँकि अटैक्स, लेबनान भी कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक शुरू हो गए, तो वहाँ हिजबुल्लाह जो है वो तैयारी पकड़ रही है। मतलब अब ये मामला खराबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि किसी न किसी जगह पर एक बात हो रही थी, वो बताई जा रही थी, वो बयान हो रही थी। और ये बड़ा अनयूजुअल है कि मोसाद एक एलामिया जारी करें उनका मीडिया में, तो पूरा एलामिया जारी स्टेटमेंट इशू हुई है कि जी हमने अपनी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की टीम पे हमने खत आ गए हैं और हम शुक्रिया करके आए हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने 3 दिन काम किए और अब हम जो हमने करना है हम करेंगे। अच्छा, तो अब बाकी दुनिया भी जाहिर है, ये बाकी ममालिक भी कह रहे हैं कि अच्छा जी अब जो हमने करना है हम करेंगे, ठीक है, जो आपने करना है आप करें। तो ये इस तरफ चली गई ये बात जो कि नहीं जानी चाहिए थी। इसका कहीं ना कोई रास्ता निकलता, सफारती रास्ता निकलता, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती। अच्छा, फिर ये जो इराक़ के वज़ीर आज़म के हवाले से बात हुई है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जो रशियन मीडिया है वो ये कह रहा है तास कि इसराइल ने बैन कर दी हैं 17वीं स्लाइड के तमाम गज़ा में एंट्री भी बंद कर दी है रफ़ा क्रॉसिंग से। मैंने कहा अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये अब ये मामला जो है ये डिफेंस फोर्सेस ने हमास पे लगाया और तमाम इमदाद यानी खाना पीना वगैरह सब बंद हो गया और उन पर अटैक भी हो रहे हैं गालिबन। अच्छा, ये बात आप जहन में रखें कि जो इसी दौरान जहनी तौर पे जो मीडिया है जहनी तौर पे तैयार कर रहा है वेस्टर्न मीडिया कि यूक्रेन हार गया और रशिया जीत गया है। जनरल विंटर के आने से पहले ही मेंटली उनको तैयार कर रहा है। जो इकोनॉमिस्ट है इस हफ्ते का, उस इकोनॉमिस्ट को में जो कवर टाइटल भी उनका यही है और स्टोरी भी है जो 21वीं स्लाइड है कि पुतिन सीम्स टू बी विनिंग द वॉर इन यूक्रेन फॉर नाउ। और ये जो मतलब है कि वो यूक्रेन में बिगेस्ट और उनका सबसे बड़ा एसेट ये है कि यूरोप के अंदर कोई विजन नहीं था, मतलब बाकी सारे सही थे, यूरोप जो है यूरोप पर मलबा डाल दिया। ठीक है, इज पुतिन विनिंग? अगर इकोनॉमिस्ट का टाइटल देखें तो टाइटल भी जो ये है, इसको थोड़ा सा अगर हम स्लाइड करके ऊपर ले जाएं तो उसका टाइटल भी ये है कि जूम आउट करने कि इज पुतिन विनिंग, ठीक है, इनसाइड रशियाज वॉर मशीन। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप इन दिनों में देखें ना कि जो कवरेज हो रही है, जैसे चैथम हाउस उनका बड़ा थिंक टैंक, बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बरतानिया में बेस्ड है, लंदन में 19 स्लाइड, रशियाज प्लान बी इज वर्किंग, द वेस्ट मस्ट नॉट गिव अप रशिया नाउ। वॉइस ऑफ अमेरिका 20 स्लाइड, व्हाइट हाउस अर्जेस यूक्रेन एड बी एक्सपेडाइटेड बिफोर विंटर अराइव्स। अच्छा, फिर CNBC, स्टॉर्म ब्रिंग chaos एंड डेथ टू यूक्रेन एंड रशिया, नेटो सेज विक्ट्री फॉर मॉस्को वुड बी ट्रेजिडी। ठीक है, मॉस्को यानी जीत रहा है, ट्रेजिडी होगी। फाइनेंशियल टाइम ने तो अजीब से ही बड़ी कमाल की लगाई है, वो कह रहे हैं यूक्रेन कैन नॉट विन। और ये जो टाइम ये फाइनेंशियल टाइम ने लगाई है ना, ये है राइटर इज अ फॉर्मर जनरल इन ब्रिटिश आर्मी एंड वाज प्रीवियसली कमांडर ऑफ जॉइंट फोर्सेस कमांड। उन्होंने क्या लिखा है, यूक्रेन कैन नॉट विन अगेंस्ट रशिया नाउ बट विक्ट्री बाय 2025 इज पॉसिबल। 2025 तक लड़ते रहेंगे तो पॉसिबल होगा, ये तो इस तरह तो नहीं होगा और खींचते रहें ये ऑक्यूपेशन हो जाएगी और ये और पूरा, और 24 में भी नहीं, 25 में भी नहीं, उनको पैसे देते जाएं, ये देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी एक तरह से फारिग कर दिए। दूसरी जो एक मेरे ख्याल से इंडिया को एक चीज़ उनकी सरकार को देखनी चाहिए, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि ये बड़ा हसास मामला है और ये बड़ा बदकिस्मत, जब बहुत ज़्यादा नफरतें फैलाई जाती हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ये जो है वो 31वीं स्लाइड में, इस पर ज़्यादा मैंने कहा मैं सिर्फ उनके मीडिया को कोट करके और मैं आगे निकल जाऊंगा क्योंकि बात अच्छी नहीं है और बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये है जो 31st स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, कश्मीर में एंगर ओवर सोशल मीडिया पोस्ट ऑन इस्लामिक प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय NIT स्टूडेंट। प्रोटेस्ट वहाँ पे हंगामे खड़े हो गए हैं कश्मीर में। और इंडियन एक्सप्रेस बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट ओवर प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कश्मीर सस्पेंड्स ऑफलाइन क्लासेस फॉर कॉलेजेस। और टाइम्स ऑफ इंडिया उसके बाद 33 प्रोटेस्ट इन कश्मीर सिटी ऑफ NIT स्टूडेंट सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये बराह करम ये गुजारिश है कि वहाँ पे एक तो तलबा, मैं इस पर अब क्या कहूँ, मतलब एक बहुत ही हसास मामला है,
लेकिन ये मामला वहाँ पे कहीं कश्मीर में खड़ा हो गया। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये एक जो प्रिंट है, मैंने कल भी उसको कोट किया था, उसमें बड़ी एक संजीदा स्टोरी आई है। 28वीं स्लाइड को अगर देखें, इज द यूएस फैनिंग, अब सारा मामला इंडिया और ये जब से पन्नू वाला मामला हुआ है ना कि रॉ के वो साहब निकले और CC1 और वो सारा वो तो चल ही रहा है ना। वो ब्लिंकन अभी उन्होंने कहा है, द प्रिंट ये बात कर रहा है कि इज द यूएस फैनिंग अरब स्प्रिंग फ्लेम इन पोल बाउंड बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या कोई अरब अमेरिका जो है वो उनका गेम प्लान, व्हाट इज द गेम प्लान अमेरिका का? अच्छा, ये एक अजीब सी सूरत हाल है। अमेरिका चाहता क्या है बांग्लादेश में, अमेरिका चाहता क्या है, और उसमें असल में हुआ क्या है। इस स्टोरी की बेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बेसिस जो है ना स्टोरी की, क्योंकि देखिए ना, हसीना वाजिद की सरकार है, हसीना वाजिद और मोदी, मतलब उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके ज़ाहिर उनके साथ। लेकिन एक वहाँ पे वाक़या ऐसा हुआ है जिसके ऊपर भारत परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है, और वो ढाका का है, सोमया न्यूज़, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, 29 स्लाइड। इसके ऊपर हंगामा खड़ा हुआ है, बिल्कुल पेपर कोट करते हैं, 29 स्लाइड। यूएस एम्बेसी ऑफिशियल रिपोर्टेड मीटिंग विद द जमात लीडर रेजेस कंसर्न्स। अब हुआ यह है कि अमेरिका के जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं, वो बांग्लादेश में इलेक्शन से कुछ देर 7 जनवरी को इलेक्शन होना है, उन्होंने वहाँ पे जमात इस्लामी के लोगों से और बाकी लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इसके ऊपर जनाब एक, आपको पता है जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दी गई थी चंद ये अभी कुछ महीने पहले, और उनसे अमेरिकन मिल रहे हैं। अब ये बात जो है, ये एक तो हसीना वाजिद और फिर इंडिया, देखिए ना अभी मालदीव में जो कुछ हुआ है। और मैं सिर्फ एक यहाँ पे ये 34 इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है डिप्लोमेट का, इज इंडिया रिपीटिंग द मालदीव मिस्टेक इन बांग्लादेश। ठीक है, न्यू दिल्ली की जो सपोर्ट है, अनपॉपुलर इनकम्बेंट इट इज टॉकिंग। ये किसके बारे में बात है? ये है, अच्छा ये इंडिया का ये अखबार मीडिया है, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक गैर मकबूल, थकी हुई, बेजार जिससे लोग हैं हुकूमत को, उसको सपोर्ट करके, हसीना वाजिद साहबा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उसके ऊपर सपोर्ट करके मालदीव वाली गलती दोहराने जा रहा है इंडिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इंडिया, जो बांग्लादेश में इलेक्शन होना है 7 जनवरी को, उसमें इंडिया को ये लग रहा है कि अमेरिका वहाँ पे हसीना वाजिद, यानी यहाँ मोदी सरकार के पीछे है, वहाँ पे हसीना वाजिद जो है उनकी हुकूमत, या नीचे मालदीव चला गया, ऊपर भूटान चला गया, उधर जो है वो नेपाल निकल गया। हम तो खैर दोस्त हैं इंडिया के हमेशा से। तो बाकी ये है कि ये वो परेशान है कि ये क्या चारों तरफ से हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। और हमारी इसराइल से दोस्ती थी, इसराइल के साथ OIC और आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये ईरान के साथ चाबहार, और ये तो इंडिया मैं ये इतनी कॉम्प्लेक्स असल में इस वक्त जियो पोलिटिकल सिनेरियो हुआ है ना, ये डॉट्स लेकिन मिलते हैं कहीं ज़रूर डॉट्स कहीं मिलते हैं। एक बड़ी जंग है और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे महाज खुले हुए हैं। तो अब ये सवाल ये है कि ये इंडिया और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो मामला, चाइना नहीं है इसमें, चाइना तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है ना इस सारे सिचुएशन का। तो और फिर यूरोप, यूक्रेन, और फिर मिडल ईस्ट, और फिर इसराइल, और फिर गज़ा के लोग। अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।